बहुत से सीकर्स ने हाइपर प्रॉब्लमैटिक इंडियन हस्बैंड्स के बारे में प्रश्न पूछे हैं और जिस तरीके की क्वालिटीज या ट्रेट्स के बारे में लिखा है, गुण जिस तरीके के गुणों के बारे में लिखा है, उससे पता चलता है कि ये इन हस्बैंड्स को हम कह सकते हैं कि इनके अंदर नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक गुण है। एक तरीके का नार्सिसिज्म और सेकेंडरी साइकोपैथिक गुण इनके अंदर है। और जब मैं इस तरीके के लोगों को देखता हूँ और इस तरीके के हस्बैंड्स को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे बड़ी मेरे अंदर इस बात की जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि इनका बचपन किस तरीके से गुजरा होगा। मैं इनके बचपन की तरफ हमेशा मेरा मन करता है कि मैं जाऊं और ये देखूं। तो मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो बच्चा जो है वो कुछ छोटे दूसरे बच्चों के साथ खेलता है जो कि स्टेटस में काफी ऊंचे हाई सोसाइटी के बच्चे हैं, और ये बच्चा उतने हाई सोसाइटी का नहीं है। ये एक साधारण परिवार का बच्चा है, लोअर मीडियम क्लास का बच्चा है ये। तो जब ये बच्चा उनके बीच में जाता है तो उनके बीच में अपनी एक्सेप्टेंस बना सके ये बच्चा, इसके लिए ये अपने आप को उन्हीं बच्चों जैसा दिखाता है। जब हम ये कहते हैं कि अपने आप को उन्हीं बच्चों जैसा दिखाता है, तो क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेल्फ इमेज ऐसी बना लेता है ग्रैंडियोसिटी की, भव्यता की, जैसे कि ये भी उन्हीं जैसी जिंदगी जी रहा हो जैसे कि वो बच्चे हैं, ताकि वो बच्चे इसको एक्सेप्ट कर सकें, खेल में इंक्लूड कर सकें, अपनी दोस्ती के लायक समझ सकें। तो ये एक तरीके का उस सर्किल के अंदर, उस सोशल सर्किल के अंदर एक तरीके का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो एक ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज ये अपने अंदर धारण कर लेता है, और इस बच्चे को ये पता चलता है कि ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और यहीं से झूठी सेल्फ इमेज की शुरुआत होती है। लेकिन ये सिर्फ सवाल दिखाने का नहीं है कि मैं एक हाई क्लास व्यक्ति हूं और इसलिए मैं ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज होल्ड करता हूं। ये सवाल ये है कि मुझे वैसा बनना भी है, ताकि मैं वैसा वैसा जैसा मैं दिखा रहा हूं अपने आप को, वैसा मैं हो भी जाऊं। और चूंकि मैं एक मेरे पास और दूसरे तरीके की बहुत सारी कमियां हैं, मेरी बैकग्राउंड वैसी नहीं है, तो मैं बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करता हूं। मैं ये पाता हूं कि मेरे इमोशंस, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी शेम, मेरी फीलिंग्स, ये मेरे अचीवमेंट्स पैदा करने के, आगे बढ़ने के, हाई क्लास में अपने आप को ले जाने के रास्ते में एक रोड ब्लॉक है। तो मैं अपने इमोशंस को रोकता हूं, एक तरीके का अपने अंदर इमोशंस का ब्लॉकेड क्रिएट करता हूं। और जब मैं अपने इमोशंस को धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता हूं, ताकि मैं भी वैसा बन सकूं जैसा कि ग्रैंडियोसिटी के हिसाब से जी सकूं, ग्रैंडियोसिटी के हिसाब से बन सकूं, तो जो भी रास्ते में चीजें आड़े इसको रोकने के आती हैं, उनको मैं पार करने की कोशिश करता हूं। अपने इमोशंस को मैं देखता हूं कि मेरे अचीवमेंट्स के रास्ते में बाधा है, तो इमोशंस को रोकता हूं अपने। और जब मैं अपने इमोशंस को रोकता हूं तो एक तरीके की इमोशनल नंबिंग मेरे अंदर हो जाती। मेरे अंदर की जो ये इमोशनल नंबिंग है, इसकी वजह से मैं इमोशंस को, मेरे अंदर की एम्पैथी के ऊपर भी असर पड़ता है। मेरे अंदर की एम्पैथी, इमोशनल शट डाउन हो जाता है। मेरे अंदर एक इमोशनल शट डाउन हो जाने की वजह से मेरी जो एम्पैथी है, दूसरों के दुख दर्द को समझने की जो मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के ऊपर एक फर्क पड़ जाता है। इम्पेयर्ड हो जाती है वो, या फ्रैक्चर्ड हो जाती है मेरी वो कैपेसिटी, या सिलेक्टिव हो जाती है। मैं बहुत कम लोगों के ही दुख दर्द को समझ पाता हूँ। बाकी लोगों के, जिनको मैं चुनता हूँ, उन्हीं का सिर्फ दुख दर्द समझ पाता हूँ, बाकी लोगों का नहीं समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं सिलेक्टिव, जो लोग मेरे नैरेटिव के हिसाब से चल रहे हैं, सिर्फ उनके दुख दर्द को समझ पाता हूँ। जो मेरे नैरेटिव के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ पाता हूँ। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव एम्पैथी होना। तो जो ये सेकेंडरी साइकोपैथ्स होते हैं, इनके अंदर सिलेक्टिव एम्पैथी होती है। तो वैसे ही अचीवमेंट सेंट्रिक बनने के चक्कर में मेरे अंदर सिलेक्टिव एम्पैथी हो गई है। मेरी एम्पैथी इम्पेयर्ड हो गई है, इमोशनल शटडाउन हो गया है मेरे अंदर। क्योंकि ये इमोशनल शटडाउन मेरे वैसा बन पाने, ग्रैंडियोसिटी के साथ जी पाने के लिए के रास्ते में एक प्रॉब्लम था इमोशंस मेरे, इसलिए एक शटडाउन कर दिया मैंने इमोशंस का। तो आप पाएंगे ये सब सेकेंडरी साइकोपैथिक
गुणों को दर्शाता है। और इसके लिए फिर मैं क्या काम करता हूँ, मैं गोल ओरिएंटेड बनता हूँ, दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं वैसा जी सकूं जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं हूं। और इस तरीके से एक झूठी ग्रैंडियोसिटी की इमेज के हिसाब से मैं जीता हूं। तो ये है मेरा नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक चाइल्डहुड। यहां से मेरे बीज पड़ते हैं नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक लाइफ के, मेरे अंदर एक बीज पड़ते हैं। और धीरे धीरे एडल्ट लाइफ में आते भी मैं वैसा ही हो जाता हूँ। तो जब हम इस तरीके से जीवन जीने लग जाते हैं तो आप याद रखिए कि आप झूठी सेल्फ इमेज, झूठी नैरेटिव के हिसाब से जब आप जीते हैं तो आपको ऐसा मत समझिए कि आप आपकी लाइफ में, चूंकि आपकी लाइफ ही इनऑथेंटिक है, आप अपनी बैकग्राउंड को लेकर के अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं, अपनी ग्रैंडियोसिटी के नीचे अपनी बैकग्राउंड को छुपाए हुए हैं। आपकी बैकग्राउंड कभी बाहर दिखाई ना दे जाए, इस बात का आपको हमेशा डर है। तो इसका डर हमेशा आपको लगा रहता है, उसी डर के चलते दवा भी खाते हैं, साइकोलॉजिकल फियर रहता है, सीने में दर्द रहता है, दवा भी लेते रहते हैं, डरते भी रहते हैं। और दूसरे को खुद डरते हैं, लेकिन दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम नहीं डर रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें डरा रहे हैं, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अपने डर को छुपाने के लिए दूसरे को डराते हैं, अपने डर को छुपाने के लिए दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट इनके सारे डिसीजंस जो हैं वो डर में ही लिए जाते हैं। वो डर किस बात का है? वो डर इस बात का है कि कहीं मेरी ग्रैंडियोसिटी को चैलेंज ना कहीं कोई कर दे, मेरी असलियत का पता ना चल जाए कहीं। वही सारी चीजें, इसी तरीके से जीना इनको एक इमोशनल ब्लैकमेलर बना देता है, एक मैनिपुलेटर। तो ये लोग क्या काम करते हैं, इस तरीके के लोग रडार में, अपने इनका रडार चलता रहता है, ये अपने स्कैन करते रहते हैं अपने आसपास के लोगों की वीकनेसेस को। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो उसको डर है कि कहीं उसको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि उसने कोई रिश्वत वगैरह ली है, उसे डर लग रहा है कि वो कोई बाबू है, क्लर्क है कहीं का, उसे डर है कि उसे पुलिस पकड़ लेगी। अब वो इनके संपर्क में आया, ये अपने रडार से जो है उसका पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या वीकनेस है। तो उसे पता चला कि ये जो है वो डर रहा है कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। अब ये उसको एश्योरेंस देंगे, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ये उसे एश्योरेंस देंगे कि मैं तुमको बचा लूंगा, मेरे पुलिस में जानने वाले लोग हैं। और शाम को ये खुद पुलिस बन के उसके ऊपर फोन करेंगे उसको कि तुम कहाँ हो, मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि तुम मिलो, मैं ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। शाम को पुलिस बन के ही उसको फोन करेंगे और उसको डराएंगे और उसको ब्लैकमेल करेंगे, उससे फायदा लेंगे। तो आप जान रहे हैं, पहले दूसरे की वीकनेस का पता लगाएंगे, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके उसे ब्लैकमेल करेंगे। तो ये इन नार्सिसिस्ट साइकोपैथ्स का मेन लक्षण है। अपनी ग्रैंडियोसिटी को मेंटेन करने के लिए ये गोल सेट करते हैं और क्रुएलिटी के साथ, ब्लैकमेलिंग के साथ उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो क्लास पैदा कर सकें पैसे का या स्टेटस का, जो कि वाकई इनके पास है नहीं, और इनकी जो बैकग्राउंड के साथ जो कमेंसुरेट नहीं है, जिस बैकग्राउंड को लेकर के इतना शर्मिंदा है, जिसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये उसको बदलना चाहते हैं। उसके लिए किसी भी तरीके के रास्ते को अपना सकते हैं, किसी भी तरीके के गोल्स को सेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की क्रुएलिटी पे उतर सकते हैं, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। या फिर इस तरीके के लोग क्या काम करेंगे, रिलेशनशिप में भी इस तरीके के लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। अब जैसे पत्नी है अपनी, तो पत्नी के जो रिश्तेदार हैं उनसे ये किस तरीके से बात करेंगे, पत्नी के जो तरफ के साइड के जो रिश्तेदार हैं उनसे किस तरीके से बात करेंगे। उनसे कहेंगे आपसे एक बात कहनी है, अकेले में लेके उनको जाएंगे, झूठी कहानी समझाएंगे, और उसके बाद जाते वक्त ये कह देंगे कि आप मेरी पत्नी से ये सब बातें मत बताइएगा। तो क्या है, झूठी कहानी उसको बताया और उसको ये समझा दिया कि तुमको ये नहीं बोलना है कहीं पे भी। और जब उसने नहीं बोला तो उसके दिमाग में फर्क पड़ गया। इस तरीके से धीरे धीरे करके पत्नी के साइड के रिश्तेदारों को ही उससे कट ऑफ करवा देते हैं और इस तरीके से रिलेशनशिप को तुड़वाने का काम करते हैं। तो पत्नी को पता ही नहीं चलता कि वो अपने खुद के घर से कब कट ऑफ हो गई। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि रडार इनका चलता रहता है, सबकी वीकनेसेस का पता लगाते रहते हैं। तो इस तरीके के लोग दूसरे की वीकनेस का जब पता लगाते हैं, अच्छा, दूसरे को भी टेरराइज करके रखते हैं। क्यों टेरराइज करके रखते हैं? क्योंकि
वो दूसरे के जीवन को कंट्रोल करते हैं कि कहीं इनकी लाइफ के नैरेटिव को वो चैलेंज ना कर दे, इनके झूठे ग्रेडियोसिटी की सेल्फ इमेज को चैलेंज ना कर दे। इसलिए उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए उसको टेरराइज करते रहते हैं। तो जो आप किसी आदमी को टेरराइज कर देते हैं तो वो अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं रह पाता। तो जो व्यक्ति अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? वो अपने चूंकि नॉर्मल सेल्फ में नहीं है, तो इनके साथ अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। रिलेशनशिप में ये उसको एक्सेप्ट कर लें। रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करने के लिए लोग जनरली जिस तरीके का रास्ता निकालते हैं वो ये है कि अपनी लाइफ की पर्सनल बातें बताने लगते हैं। और जब अपनी लाइफ की पर्सनल बातें इनको बताने लग जाते हैं, तो ये पत्नी भी उसमें शामिल है, पत्नी भी अपनी लाइफ की पर्सनल बातें इनको बताने लग जाती। उन पर्सनल बातों का ये पता लगा लेते हैं, जब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब वो पर्सनल बातें ये ठीक से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उन्हीं को पत्नी के अगेंस्ट वेपनाइज कर देते हैं, उसका पत्नी के ही अगेंस्ट प्रयोग कर देते हैं। तो रिलेशनशिप तोड़वाने का ये तरीका ये है कि दूसरे की पर्सनल बातों के माध्यम से ये जिससे पर्सनल बात का उसकी पता जिसकी पर्सनल बात का पता लगाते हैं, उसके दुश्मन से ही जाके वो बात बता करके इस तरीके से उसकी रिलेशनशिप तोड़वा देते हैं। मान लीजिए कि पत्नी जो है अपने किसी जानने वाले के बारे में ये बताती है कि इनके घर पे जब हम रहे थे तो हमको बड़ी दिक्कत हुई थी। तो हो सकता है कि पत्नी उतना सीरियसली ये बात ना बता रही हो, या उसने थोड़ा सा छोड़ा, उसने ऐसे बातों बातों चलते या इस बातों बातों में ही ये बात बता दी हो। लेकिन ये हस्बैंड जब उससे मिलेंगे, उसके पत्नी के रिश्तेदार से, तो उसको ये बताएंगे कि ये तो कह रही थी कि आपके घर में बहुत दिक्कत रहती है और बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसको बहुत काम करना पड़ा। तो वो रिश्तेदार सोचता है कि मैंने इनकी इतनी मदद की, इनको इतने दिन रखा, और ये इस तरीके से मेरे बारे में बता रही हैं। इस तरीके से रिलेशनशिप तोड़वा देते हैं। तो इन सब के अंदर कुछ क्वालिटीज मैंने देखी हैं। पहली बात तो अपने आप को हाई क्लास में बदलने के लिए हर तरीके का कुकर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी क्वालिटी जो मैंने इनके अंदर देखी है वो ये है कि ये जो है ब्लैकमेल करते हैं दूसरे को, उनकी वीकनेसेस को अपने रडार में लेते हैं ताकि अपने अचीव अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें। फिर ये रिलेशनशिप तोड़वाने में के एक्सपर्ट हैं। रिलेशनशिप इनके पास एक ही एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी ये है कि रिलेशनशिप को तोड़वा सकते हैं, किसी की भी रिलेशनशिप को तोड़वा सकते हैं। और रिलेशनशिप को तोड़वाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल बातों को वेपनाइज करना, जिसने पर्सनल बातें अपनी बताई उसी की बातों का उसी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर देना, या फिर अकेले में किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाना जो कि रिश्तेदार है, उसे झूठी कहानी सुनाना और ये उसको समझाना कि किसी को बताना नहीं ये बात, और इस तरीके से उसके दिमाग में फर्क डाल देना। तो इस तरीके से जिसके भी साथ बैठते हैं उसके दिमाग में फर्क डाल देने की इनके अंदर फिनोमिनल कैपेसिटी होती है। तो इन सब बातों को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। तो जो सीधे लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा आसान होता है ऐसे मामलों में बेवकूफ बनाना। इस तरीके के लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं, फिर इंटीमिडेट करते हैं ऐसे लोग। एक दो नाम आपके सामने बताएंगे कि मुझे कोई फलाना जानते हैं, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जानते हैं मुझको, डायरेक्टर एडिशनल डीजी लॉ, पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं, ये जानते हैं वो जानते हैं। इस तरीके के बड़े बड़े लोगों के बारे में आपको बताएंगे, तो आप वैसे भी प्रेशर में आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको काबू में रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो तो आपको काबू में रखने के लिए बड़े बड़े लोगों की बातें आपको के अपने ताल्लुकात के बारे में बताएंगे ताकि आप प्रेशर में आ जाओ। थोड़ी देर फोन होल्ड कर देंगे, इस तरीके से झूठी बातें करने लग जाएंगे कि मैं मारपीट करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, ताकि आप इनके प्रेशर में आ जाओ। तो ये सब कुछ इनकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न में पूछा भी है कि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव है और बहुत ही झगड़ालू हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं इस तरीके के लोग। तो इस तरीके के बवाल करने वाले हाईली ड्रामेटिक लोगों के साथ कब तक कैसे मैनेज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों के चक्कर से आप तब तक नहीं छूट सकते हैं जब तक एक बात आप ठीक से समझ ना लें, वो ये है कि ये नहीं बदल सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये नहीं बदल सकते हैं, तब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो इनकी ड्रामा करने की जो रिक्वायरमेंट है
ये देखिए सब ये साइकोपैथिक डिसऑर्डर और ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर ये सब ड्रामेटिक कैटेगरी में ही आते हैं। ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये सब। तो इन ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स में ड्रामा की नीड एक मेन नीड है। इनकी ड्रामा की नीड उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इनके रडार से बाहर निकलना चाहते हैं, और इस क्योंकि आप ये बात समझ गए हैं कि ये नहीं बदल सकते हैं, आप ही को बदलना होगा। बस जिस दिन आप ये बात पक्का समझ जाते हैं कि ये नहीं बदलेंगे, मुझे को बदलना है, उसी दिन से आधी ड्रामा की इनकी नीड खत्म हो जाती है और आप इनके रडार से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिए। अब सवाल ये है कि ये कब होगा, कब इस तरीके के बदलाव होंगे? जब आप ये समझ लें, अभी आपके रिलेशनशिप में शादी को 2 साल हुए हैं, 2 साल में अगर समझ लें तो 2 साल से बदलाव होने लग जाएगा। 20 साल बाद ये समझेंगे तो 20 साल बाद बदलाव शुरू हो जाएगा। 40 साल बाद समझेंगे तो 40 साल बाद बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये बात समझेंगे उसी दिन से बदलाव शुरू होगा, क्योंकि आप उस दिन से इनकी ड्रामा करने की नीड की दुकान कहीं और इन्हें ले जाना पड़ेगा। आपके साथ ड्रामा करने की नीड आपके साथ इनकी ड्रामा करने की नीड पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप जान गए हैं कि इनके अंदर बदलाव हो नहीं सकता। इसलिए आप इनको लेकर के एक रेडिकल एक्सेप्टेंस रख लेंगे कि ये बदल नहीं सकते हैं, हमें इनको इग्नोर करना होगा, हमें इनको जो भी हैं इनको लेकर के एक एक्सेप्टेंस रखना होगा। उसी दिन आप कुछ फैसले लेते हैं, जिसमें से मेन फैसला ये है कि हमें बाहर से नरम रखना पड़ेगा अपने आप को, और अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अंदर से अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक आप रिएक्ट करेंगे बार बार। हो सकता है कि कंसेप्चुअली आप एग्री हो कि हाँ हमें रिएक्ट नहीं करना है, आग को आग से नहीं बुझाना है, आप आप हो सकता है कंसेप्चुअली एग्री हो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, झगड़े में बवाल कर ही देंगे आप। लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि नहीं, हमें इंटरनली स्ट्रांग होना है, तभी हम जब तक हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर आप इंटरनली स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं, और जब आप इंटरनली स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं तो आप फिर स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी सीखते हैं। और याद रखिए, सिर्फ इंटरनली स्ट्रांग होना ठीक काफी नहीं है, आपको बाहर से थोड़ा नरम भी होना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एडजस्ट करने को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कैमोफ्लाज करना पड़ेगा। कैमोफ्लाज मतलब एक तरीके का छद्म व्यवहार करना पड़ेगा। छद्म व्यवहार क्या होता है? छद्म व्यवहार का मतलब ये है कि जैसे पानी है, उसको मारोगे किनारे हो जाएगा, उसको पीटोगे हट जाएगा, उसको उसके सामने धकेलोगे पीछे हट जाएगा। शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो हट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आग से आग बुझाने से आग और ज्यादा बढ़ेगी, इनसे झगड़ा करने से बात और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। याद रखिए, इस तरीके के जो नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक लोग होते हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, इनके साथ आप अगर इनको अपमानित कर देंगे तो चूंकि इनकी पूरी जिंदगी झूठ के ऊपर टिकी होती है, इन्होंने एक झूठी सेल्फ इमेज के सहारे, झूठी सेल्फ इमेज के झूठे झूठे सेल्फ इमेज के खंभों के ऊपर इनकी जिंदगी की छत टिकी होती है। और अगर आप इनको अपमानित कर देते हैं तो इसका मतलब आप इनकी जो झूठी सेल्फ इमेज के खंभे हैं, उन खंभों को ही आपने उखाड़ दिया और इनकी छत तुरंत नीचे गिर जाती है। इसीलिए हाइपर अलर्ट हो जाते हैं जैसे ही आप इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको अपमानित करते हैं। तो इनको अपमानित नहीं करना है। तो इनके साथ दो तरीके का एटीट्यूड लेना है। पहली बात तो इनको हर्ट नहीं करना है, मतलब इनको अपमानित नहीं करना है। और दूसरी बात, इनके जो एक्सेसेस हैं, इनके जो कुकर्म है, उनको इग्नोर करिए। तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे उसके रडार से बाहर हो गए और ये आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इनकी ड्रामा की नीड पूरी नहीं होगी। तो आप एक स्टेबिलिटी के साथ जो भी आपकी लाइफ का गोल है, बच्चों का जो ख्याल रखना है, उसको आप ध्यान से रख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। फिर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए रखते हैं ताकि सोसाइटी को बेवकूफ बना सकें, सोसाइटी के अंदर अपने आप को हाई क्लास बना सकें। उतनी इनकी प्यार की जरूरत नहीं है। हालांकि प्यार की जो इनकी नीड है वो बड़ी रोमांटिक और फिल्मी टाइप की है, लेकिन वो चाहे कितनी ही रोमांटिक और फिल्मी क्यों ना हो,
उसमें एक बात पक्का हमेशा याद रखना है, वो ये है कि उसमें उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा जो इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्हें उसे कुछ नहीं देना है, क्योंकि ये दे सकते ही नहीं है कुछ। तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है ये कि उसमें उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो 10 साल साथ में रहे, चाहे 15 साल रहे, चाहे 20 साल रहे, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रति एटीट्यूड क्या लें? इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रति एटीट्यूड यही लीजिए कि आप जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। आप प्यार की उम्मीद ही ना कीजिए, क्योंकि प्रेम की उम्मीद करना इनसे बेकार है। आप रेडिकल एक्सेप्टेंस के साथ जिए। आपका एम ये है कि आप अपनी लाइफ को ठीक करें, बच्चों की लाइफ के ऊपर ध्यान दें, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करें अगर इनके साथ रह रहे हैं, और इनके कुकर्मों को इग्नोर करें, उसको इन्हें खुद ही मैनेज करने दें। आप उसके चक्कर में ना पड़े, आप अनजान बने रहें, आप अपना काम करते रहें, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें। तो कौन सी स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉलो करेंगे? याद रखिए, एक बात बहुत आपको इंपॉर्टेंट मैं आज बता देना चाहता हूँ। वो बात यह है कि लाइफ जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लाइफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, और लाइफ लोगों की जिंदगी को उलझाती है। ये ऐसा सच नहीं है। अगर लाइफ ने ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में छोड़ा है, आपके जीवन में इस तरीके का कोई साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट आया है, तो ये आपके जीवन के विकास के लिए आया है, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। आप इस एंगल से इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे लाइफ के सॉल्यूशन ओरिएंटेड नेचर को। तो आप इस तरीके से लाइफ को देखिए। तो आप क्या स्पिरिचुअल टेक्निक सीखिए। स्पिरिचुअल टेक्निक सीखेंगे तो ही रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है, एक्सप्लेन करने का मतलब है, हर बात को इनसे रिलेशनशिप सही रखने की कोशिश करने का बहुत मतलब है। आग से आग बुझाना, उससे इनके रोज कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अंदर से स्ट्रांग अपने आप को बनाएं, बाहर से नरम रहें, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहें, थोड़ा बहुत इनके मन माफिक बात करके मूर्ख बनाते रहें। इसे कहते हैं छद्म या कैमोफ्लाज लिविंग। थोड़ा सा बाहर से करते रहें। उस कैमोफ्लाज को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ना जोड़ें। वो तो कैमोफ्लाज कुछ उस तरीके का है जैसे कि एक कमांडो कैमोफ्लाज करता है दुश्मन के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही आप भी करिए। तो हम कौन सी स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करेंगे? याद रखिए, नंबर 1, एक भरोसा हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। वो भरोसा ये है कि ईश्वर ने अगर किसी को मेरी जिंदगी में भेजा है तो मेरे विकास के लिए भेजा है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी एक्शन होता है वो सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही होता है। तो अगर वो नार्सिसिस्ट बोल रहा है तो मुंह उसका है, लेकिन बोल उसके थ्रू ईश्वर ही रहा है। तो आप उसको नहीं देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे उसके पीछे से बोलते हुए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये बात याद रखना है। पहली बात, ईश्वर का मुंह है वो जो इसके पीछे से बोलता है, वो नहीं बोल रहा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ कर सके। ईश्वर करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि आप सीख सकें एडजस्टमेंट, अपने लोकल व्यवहार से ऊपर उठ सकें, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस से ऊपर उठ सकें, अपने आत्मा के विकास के लिए सीधे काम कर सकें। तो कैसे आत्मा के विकास के लिए हम टेक्निक सीखेंगे? शरीर मन से हम अलग हैं, ऐसा मैं बार बार बताता हूँ। शरीर मन से अलग है। शरीर मन से अलग करके अपने रियल सेल्फ में आएंगे। रियल सेल्फ शरीर और मन को देखने वाला है। रियल सेल्फ शरीर और मन को देखने वाला है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन मुझसे दूर है, अभी ये पेन मुझसे दूर है, ठीक है, अभी ये पेन मुझसे दूर है, तो मैं कहूंगा कि ये पेन मुझसे अलग है। लेकिन अगर ये पेन मुझसे चिपक जाए और ऐसे ऐसे चलने लगे तो मैं क्या कहूंगा कि ये मुझसे अलग है कि मुझसे जुड़ा हुआ है? ये तब भी मैं कहूंगा कि मुझसे ये अलग है, क्योंकि ये आ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो भी मैं कहूंगा ये मुझसे अलग है। वैसे ही आपके विचार है। आपके विचार आत्मा को छूते हुए आ जा रहे हैं। आपका शरीर आत्मा को छूते हुए आ जा रहा है चिपका हुआ, लेकिन आता जाता रहता है। इसी आने जाने से पता चलता है कि ये आपसे अलग है, और चूंकि ये आपसे अलग है इसलिए आप ये नहीं है। तो ऐसा आंख बंद करके बैठिए, शरीर मन से अलग अपने आप को देखिए,
मन के अंदर क्या देखना है, विचारों को देखना है। विचारों को सीधे देखने से अच्छा है कि मन के अंदर चल रहे स्पंदन को देखिए। जब आपके अंदर बैठ जाइए, शरीर और मन को स्पंदन की तरह, वाइब्रेशन की तरह देखिए। शरीर और मन की वाइब्रेशन को देखिए। शरीर और मन एक तरीके का सेंसेशन है, एक तरीके की वाइब्रेशन है। इन वाइब्रेशन से अपने आप को अलग करके देखिए। इस वाइब्रेशन की एनर्जी फील्ड के अंदर होने वाले सेंसेशंस को देखिए, वाइब्रेशंस को देखिए। उसके अंदर कोई दृश्य या कोई स्टोरी ना जोड़िए, सिर्फ वाइब्रेशंस को देखिए। वाइब्रेशन शांत पड़ जाएंगे। गहरी सांस लेते रहिए धीरे धीरे हैं, और शरीर मन से अलग करके, शरीर मन की वाइब्रेशन से अपने आप को अलग करके देखिए। तो आप पाएंगे कि आप अपने रियल सेल्फ में आ गए। जब आप अपने रियल सेल्फ में आ जाए तो आप अपने आप से पूछिए मैं कौन हूँ। ध्यान अपने रियल सेल्फ की तरफ ले जाइए, तो आपका ईगो जो है शरीर मन के स्पंदन को छोड़ के आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। आप शांति महसूस करेंगे। ऐसे ही आप स्ट्रेस के समय मैनेज करने की कोशिश कीजिए साक्षी भाव से। शरीर और मन में होने वाले स्पंदन को देखिए, रियल सेल्फ को याद कीजिए और ईगो को रियल सेल्फ में विलीन करके रखिए। तो आप पाएंगे कि इस सिचुएशन में भी आप अपने लिए बेनिफिट के लिए जो चीज जरूरी है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो चीज जरूरी है, उसको कर पा रहे हैं।